वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे में खुश आमदीद। और आज सोमवार है। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हर मंडे की तरह। और आज हम जो मुल्क के डोमेस्टिक सियासत है और जो खबरों में आप हेडलाइंस देख रहे हैं, और उनमें बुनियादी तौर पर तीन अ, बड़े टॉपिक्स हैं। पहला तो जो नजम सेठी साहब ने जुम्मे को एक इदारिया लिखा था जिसमें कि बजट सेशन के बारे में हुकूमत की कुछ प्रेशर और दबाव का जिक्र किया था, उस पर बात करेंगे। और ये कि बजट जो है वो पास होगा कि नहीं होगा। और दूसरा हमारा जो मौजू होगा वो शहबाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली है वो कोई आगे नहीं चल रही, बढ़ नहीं रही, क्योंकि अब वो केसेस और बेल और कोर्ट टू कोर्ट जाकर वो अपना दिफा कर रहे हैं। उस पर भी बात होगी। कल आपने देखा कि पूरे वीकेंड पर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया एक अफगान जर्नलिस्ट को, वो उसके टुकड़े और उसके ऊपर कमेंट्री चलती रही सोशल मीडिया पर, खसूसन इस सवाल पर कि क्या उसामा बिन लादेन शहीद हैं या नहीं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। जाहिर बात है उसमें फिर अफगानिस्तान की भी बात आएगी। और मजीद मौजूआत, आपके सवालात, आपके कमेंट्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो जी सेठी साहब, सबसे पहले मैं तो आपसे आगाज करूंगा शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली और सियासत से। लगता है कि गाड़ी जो है वो कहीं फंस गई है। उसके पहिए जो हैं, टायर फ्लैट हो चुके हैं और मैकेनिक मिल नहीं रहा, और वो वहीं की वहीं खड़ी है। और कभी वो बुलाते हैं, कॉल करते हैं एसओएस की, कभी वो राब्ता करते हैं, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रही गाड़ी। मुफाहिमत की फंस चुकी है। रजा जो है वो पुराना गाना जो है ना इंडियन, हाँ। गेर गड्डी का अड़ गया तक्का लाउंदी नो। हाँ, तो वो धक्का नहीं लग रहा। तो ये धक्का सेठी साहब से पूछते हैं, शायद ये लगवा दें कहीं उनका। नहीं, मैं कौन होता हूँ धक्के लगवाने वाला। मैं तो तब तबसरा ही कर सकता हूँ। आपने कहा जी गाड़ी रुक गई है। एक्चुअली बात यह है कि गाड़ी तो 1 साल से रुकी हुई है। मगर शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कोशिश रही है कि किसी के साथ, आप लोगों के साथ मिलके कुछ धक्के-वक्के लगाए जाएँ और एक दफ़ा ये चल जाए तो शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है वो मुतमईन हो जाएँ कि चलो अब छकड़ा चलेगा आगे थोड़ी देर, तो चलाओ इसको। मगर वो क्रैंक मारते हैं, वो चलती है, उसके बाद उसका खड्डा आता है, वो रुक जाती है वो। तो गवर्नमेंट का तो काम ही ये है कि खड्डे पे डालना। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ी चल नहीं रही है। और दिस इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ इससे मतलब इसका ये है कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है, वो पिट रहा है। और अगर वो पिट रहा है तो उसका नुकसान फ़ायदे जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर याद रहे कि हम तो हमेशा यही कहते रहे कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है वो इस वक़्त चुप इसीलिए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बेसिकली जो वो कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं पाँव पड़ जाऊँगा, वो पाँव तो पड़ ही गए हैं। अब जब कोई बंदा पाँव पड़ जाए तो बंदा कहता है अच्छा यार करके देख लो तुम। पहले भी आपको बताया था, समझाया था कि इससे काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। और मगर वो कहते हैं नहीं, और इस लीडरशिप में इंक्लूडेड, जो कहते हैं नहीं नहीं मौका देना चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि उन्हें एक आदत है ना नून लीग को या मुस्लिम लीग को, कि वो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी इतने साल रही है। मेरा ख्याल है 40 साल तो रही है ना वो पार्टी एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल। अब उनको आदत नहीं है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन ले वो। और नवाज शरीफ साहब ने आके ये शुरू कर दिया काम। तो आधे लोग तो बड़े परेशान है कि यार अगर ये हुआ तो हम जाएंगे कहाँ। मगर अब क्योंकि मियाँ साहब ने डट के बात की है, और तो लोग ये भी पसंद करते हैं। एक नई पौध भी है पंजाब के अंदर स्पेशली, और ऊपर से इमरान खान साहब फेल कर रहे हैं। तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, फिर कि मियाँ साहब ठीक ही कहते होंगे, काम तो चल रहा था ना। इसको इनको डिरेल कर दिया तो एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो गड़बड़ कर रही थी। तो क्योंकि कौम भी काफी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती जा रही है। मगर इसके साथ साथ जो लीडरशिप है नून लीग की, वो तो अभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। अब क्योंकि मियाँ साहब वोट उनका है, मरियम बीबी बड़ी पॉपुलर है, तो वो खुल के आम बात नहीं करते। मगर अंदर से तो खौफजदा है कि यार अगर ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम ऐसे ही खड़े रहे तो पहले हमारे साथ जो अशर हुआ और आगे जाके फिर और 7 साल ना बाहर बैठना पड़ा। तो ये सियासतदान तो उनके लिए तो ये मौत होती है, सियासत से बाहर बैठना। तो इस किस्म की सिचुएशन है। मगर बिलावल और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने बाजी लगाई हुई है।
अब बिलावल की तो बात समझ आती है सबको कि अगर वो नई एस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे तो छुट्टी हो जाएगी उनकी गवर्नमेंट की। एक सेकंड के अंदर हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब तो हर रोज धमकी दे रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो एनएससी के वार्ड के पैसे हम दे रहे हैं वो भी चोरी हो रहे हैं और उसको भी मॉनिटर करना चाहिए। वो तो इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो और हम इनको उड़ा दें। मगर जहां तक शहबाज शरीफ साहब है, उनके लिए भी तो देखिए ना, ये डू और डाई सिचुएशन। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब के लिए जाती तौर पर कोई रास्ता नहीं निकलता, तो और वो रास्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही निकल सकता है उनके लिए, अगर वो नहीं निकलता तो एक तरफ तो केसेस हैं बहुत सीरियस किस्म के जो कि सर पे तलवार चल रही, दूसरी उनकी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है ना। मतलब ये ना हो कि 10 साल और इंतजार करना पड़ जाए, तो फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। और इस वक्त टाइम इज ऑन द साइड ऑफ मरियम, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, जिस किस्म की क्राइसिस गुजर रही है, वो इट्स ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। तो इसलिए गाड़ी चल नहीं रही है। मगर मेरा ख्याल है अभी छोड़ेंगे नहीं इस गाड़ी को, अभी भी कोशिश पूरी होगी कि धक्के लगाते रहे, करते रहे। उसकी वजह एक और भी है, या तो कोई टांगा भी साथ नजर आ जाए ना कि जी चलो टांगे से बैठ जाते हैं, कोई और गाड़ी मिल जाए, रिक्शा में बैठ जाते हैं। ना टांगा ना रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा। तो अब मियाँ साहब तो लंदन बैठे हैं, वहां तो ब्लैक कैब में वो आते जाते हैं, मगर यहाँ तो कोई ब्लैक कैब नहीं है। तो इसलिए वो ये भी एक मसला है कि भाई अगर इस छकड़े में नहीं बैठेंगे तो फिर कौन सी गाड़ी है। यहाँ तो किराए की गाड़ी भी नहीं मिलती है, और वो अगर किराए की गाड़ी लेनी है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ही दे सकती है। वो ही दे सकती है सेठी साहब। वही दे लेकिन सकती है। लेकिन मियाँ साहब भी तो खामोश है। नवाज शरीफ जो हैं वो काफी अरसे से वो उन्होंने भी शायद इसी हिकमत अमली को वो कह रहे हैं कि मेरे भाई ने चूंकि ऑर्डर की हुई है उबर या कैब जो भी है, वो भी आने में टाइम है। तो सरकारी उबर, तो अभी वो भी कुछ खामोशी का इजहार देखने में आ रहा है उनका, कि वो कुछ कह नहीं रहे। ये आप सही कह समझते रहे हैं हैं कि आप। हिकमत अमली है या डिलिबरेट है नहीं नहीं, या वैसे? बिल्कुल उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि यार ये जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ ये रातों रात नहीं होगा। एक तरफ हमें कुछ कोशिश करनी है ब्रिजेस बिल्ड करने की, ताकि कुछ जब वक्त आए तो फिर हम तैयार हों। मगर वो वक्त कौन लाएगा, वो तो ये रेड़े वाली गाड़ी नहीं ला सकती। वो वक्त आएगा जब इमरान खान अपने वजन पे ही गिर जाएगा नीचे, या इनकी इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या कोई ऐसी एक लहर आएगी, अवाम खड़ी हो जाएगी, कोई एक चिंगारी लग जाएगी कहीं जिसके साथ इमरान खान की हुकूमत इन ट्रबल हो जाएगी, या कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी आप और मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वो इतने फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। मगर पाकिस्तान की तारीख में जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो कोई ना कोई चीज हो जाती है। तो ये आर्ग्यूमेंट ये है कि देखें, हम जितना धक्का लगा सकते हैं वो तो आप लगाएं, मगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कश्तियां जो है उनको नहीं जलाना। कल को कोई ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तो मसला बन जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि इसके साथ रह नहीं सकते, या इमरान खान बगावत कर जाते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, और कुछ कर देते हैं, तो फिर वी शुड बी वेटिंग इन द विंग्स। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दो पहलू देख के तो शहबाज शरीफ साहब को मौका मिल रहा है कि चले 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 देख लेते हैं। बिकॉज साथ साथ ये भी तो खबरें चल रही होती है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हिस्से इमरान खान साहब से खुश नहीं है। इमरान खान साहब भी तरीके से कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो ऐसे काम कर जाते हैं जिससे सबको जाहिर होता है कि एस्टैब्लिशमेंट तो इससे खुश नहीं हो सकती, मगर फिर वो मरम पट्टी हो जाती है। तो खान साहब भी तो थोड़ा बहुत वो स्प्रेडिंग इज विंग्स। अभी सुनने में ये आया है रूमर, मगर इससे पता चलता है आपको कि लोग क्या सोचते हैं। वो ये कि जी किसी ने पूछा खान साहब को कि आप फिक्रमंद क्यों नहीं है, ये बजट के दौरान कोई गड़बड़ ना हो जाए। नजम सेठी ने इदारिया लिखा है कि जी शायद कोई गड़बड़ हो जाए। पहली बात तो मैंने लिखा नहीं, दूसरी बात यह है कि किसी की जरूरत नहीं है इमरान खान साहब के आगे मेरा नाम ले, मगर कहानी तो मैंने बनानी है ना, तो कहानी बना रहा हूँ। तो उसमें यह कि खान साहब ने आगे से जवाब दिया, मैं क्यों फिक्र करूँ, मुझे क्या जरूरत है फिक्र करने की, मैं आराम से बैठा हूँ। जो लोग 1500 अरब रुपए ले रहे हैं बजट से, वो बचाएंगे इस बजट को, मुझे बचाने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि उनका इशारा क्या था, कौन ले रहा है 1500 अरब रुपए।
तो बात ये है, वो कह रहे हैं जी जिन्होंने लेने हैं वो बचाए, मुझे क्या है, मैं आराम से बैठा हूँ, अल्लाह का खैर कर लो। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो पार निकाल ली है, इसका मतलब है हमारे खान साहब ने, जैसे कि तारीख होती है कि वो भी, आपको ये तो मानना पड़ेगा एनएस के खान साहब अपने पत्ते तो खूब खेल रहे हैं, चाहे वो खिलवाए जा रहे हैं या खुद खेल रहे हैं। कम से कम इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग इन ऑफिस इतनी सारी उनको सपोर्ट भी हासिल है अनडाउटेडली, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड्स तो खूब खेले हैं। और देखे ना, ये छोटे छोटे फीलर्स जो छोड़ते हैं वो, कि शहबाज को किसने रिहा किया, पिंडी से पूछें, 1500 अरब कौन ले रहा है उनसे पूछें। तो ये भी बड़े विजिबल साइंस होते हैं। फिर इंडिया पॉलिसी हो, अब ये जो अमेरिकन बेसिस के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अब आपको पता है कि हम पहले भी सिर्फ यही नहीं बल्कि जो ट्रेड वाली जो बात है उसको ना भूलें। और ये हाँ, इस तरह की जो बातें सेठी साहब जो करते हैं, खान साहब, या उनसे मंसूब की जाती हैं इस तरह की बातें, उसका इससे कितना ताल्लुक है कि कोई और बी टीम अभी तैयार नहीं है, कोई छकड़ा, कोई गाड़ी, कोई खोता गाड़ी, कोई किंग्स पार्टी, कोई प्रिंस पार्टी तैयार नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है तैयार तो जब वक्त आएगा सब तैयार हो जाएंगे। उसकी जरूरी नहीं है कि वो बाहर खड़ी हो के बैठी रहे। मगर बात यह है कि खान साहब एक बात कहते हैं अपने इंटरनल किचन कैबिनेट को। अभी तो मैंने आपको 1500 वाली अरब की बात की, एक और बात भी कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है। तो बात यह है कि खान साहब जो भी है वो बड़े आराम से बैठे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जाएगी कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। तो वो ऐसे है कि वो कहाँ जाएंगे, नवाज शरीफ की गोद में जाएंगे या नवाज शरीफ को हवाले कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना कि शहबाज शरीफ साहब अलग हो गए हैं नवाज शरीफ से। यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब अलग हो जाए नवाज शरीफ से, किश्तियां बर्न कर दें, हाईजैक कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नून लीग को, तो फिर तो ऑप्शन निकल आते हैं ना। मगर वो तो तैयार नहीं है इसके लिए। तो इसलिए खान साहब की भी बात है कि भाई ऑप्शन क्या है उनके पास। और उनके जो वोटर है उनमें भी ऐसी बात है कि ठीक है जी खान साहब ने काम नहीं किया, बड़ी मायूसी हुई है, ऐसे तो है, मगर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कहाँ जाएं। वो जो पहले 30 साल आए गए उनको तो देख लिया, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा, चार चार दफा देखा। तो वो तो नहीं चलेंगे अब। तो बस खान साहब ही है, एक टर्म और इनको मिल जाए, शायद ये बहुत कुछ सीख जाएंगे ऐसा। तो वोटर के अंदर बिल्कुल भी ऐसी बात है, ऑप्शन क्या है, उधर एस्टेब्लिशमेंट भी बात है, ऑप्शन क्या है। तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका फलसफा ये है कि ये जो मसला है ना, ऑप्शन क्या है, इसको खत्म किया जाए, ऑप्शन क्रिएट की जाए। और अगर उस ऑप्शन क्रिएट करने के अंदर मरियम और नवाज शरीफ को बैक सीट लेनी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, तो उनको तैयार किया जाए। उधर मसला ये है, वो कहते हैं आप करते रह जाए, वो कभी भी आपको ऑप्शन नहीं बनने देंगे। क्यों बनने दें आपको भी, एक तो एक सवालिया निशान तो हमेशा रहेगा मरियम का और नवाज शरीफ का। क्यों आपको ट्रस्ट करें जब उनका काम चल रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हम तो पीपल्स पार्टी को साथ भी लेके नहीं चल रहे हैं। हमारे अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात मिलजुल के चलना चाहिए। तो मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। बिल्कुल, बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है। तो बजट के हवाले से आप ये बताइए कि आपको लग रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है कि स्मूथली निकल जाएगा मामला, क्योंकि जैसे अभी सारी जो डिस्कशन हुई है कि कोई बी टीम तो नहीं है तैयार, तो फिर तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बजट पास हो या ना हो, बजट तो पास हो ही जाएगा। वो सेठी साहब भी सही कहते हैं, और इमरान खान ने अगर अपने किचन कैबिनेट में कहा है तो वो भी ठीक ही है। बजट तो पास हो ही जाएगा। लेकिन क्या खान साहब असेंबली में आएंगे और तकरीर फरमाएंगे? और अगर तकरीर फरमाएंगे तो उनको वो तमाम चीजें सुननी पड़ेंगी जो बेचारे शहबाज शरीफ 4 दिन के लिए सुनते रहे, या हमाद अजहर ने जो, और अली जैदी टाइप लोगों ने बिलावल के बारे में कहे। तो चीजें तो सुननी तो देखिए, पड़ेगी। दो बातें हैं। पहली बात ये है कि मैंने ये कभी नहीं कहा, ना ही ये मुमकिन है कि बजट को खतरा है। नहीं, बजट को कोई खतरा नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता रहा, खतरा उस वक्त आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट समझेगी वक्त आ गया ऑप्शन का एक्सरसाइज करने का, जो अभी नहीं आया। जो मेरा जो पॉइंट था अबाउट बजट, वो ये था कि इमरान खान साहब बजट के ऊपर डिबेट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि
डिबेट के अंदर उनके सारे जो मेजर्स हैं, जो प्रो रिच और एंटी पुअर मेजर्स हैं, वो सामने सारे आ जाएंगे और ऑपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का। 10-15 दिन डिबेट होगी, बातें होंगी, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, नुक्ताचीनी होगी और हमेशा यही कहा जाएगा कि जी कि ये गरीब के लिए क्या है, इसमें गरीब के लिए क्या है, इसमें महंगाई है, इसमें ये है, इसमें वो है। और वो इमरान खान साहब को तकलीफ देती है वो बात। इसलिए उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ धमकियां दे के, लड़ाई झगड़े करके, गाली गलौज करके डिबेट जो है इसको होने ना दिया जाए। देखिए यही तो इंटरेस्टिंग चीज है इस साल की डेवलपमेंट। आमतौर पे ऑपोजिशन जो है जब बजट स्पीच हो रही होती है तो उसमें डिस्ट्रप्शन करती है। वो तो एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर है कि उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, शोर डाला जाएगा, वो अपना बोल के घर चले जाएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया। हाँ, और उसकी सिर्फ यही वजह है कि बोलने इसलिए नहीं दिया कि वो तो अच्छी खासी तनकीद होगी और वो जो तनकीद होगी वो इस दफा आवाम सुनने के लिए तैयार है। उससे बड़ा जान है उस तनकीद के अंदर। तो ये जितनी मर्जी कहानियां बना लें, फील गुड फैक्टर, रिमिटेंसेस इतने हो गए, फलाना इतनी हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, आईएमएफ आ रही है, जा रही है, पैसे आ रहे हैं, अवाम जो है उनके लिए तो 3-4 चीजें बड़ी अहम है जो कि कोई इम्कान नहीं है इन द नियर फ्यूचर की उनकी बेहतरी हो। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। अभी जो चीजें जिसके ऊपर आईएमएफ के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो यही है ना, वो कह रहे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाए वगैरह वगैरह और सारी चीजें। उसके साथ आप देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और जो टैक्स मेजर्स आ रहे हैं उसके साथ और तकलीफ होगी, पॉकेट आपकी कम होगी, मिडिल क्लास की स्पेशली। और जो अमीरों के लिए जो मेजर्स आ रहे हैं वो सबको नजर आएंगे कि जी अमीर और अमीर होने जा रहे हैं और गरीब जो है वो अमीर नहीं होने जा रहे। अगर बचाव करना है तो थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके अपने आप को बचा लेंगे इधर। तो ये जो सारी जो नैरेटिव है ना, ये बयानिया ऑपोजिशन, ये बड़ा तकड़ा है। और इसलिए नहीं क्योंकि जुबानी ये कहा जा रहा है, इसलिए आवाम को फील हो रहा है, एवरी डे दे फील इट। उनको क्या फर्क पड़ता है कि जी इंटरेस्ट रेट जो है 8 से 7% हो गया। ये तो अमीरों को फर्क पड़ता है जिन्होंने बैंक से कर्जे लेने, गरीबों को कौन देना कर्जा। तो उनके लिए तो नहीं ये इशू। उनके लिए तो ये जो इश्यूज हैं वो है मुलाजमत। मुलाजमत कहाँ मिलेगी अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो मर के 3-4% पे ग्रो करेगी। वो तो जितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसका रेट कम हो जाएगा, मगर बढ़ेगी तो सही ना अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए खत्म करने के लिए या रेट को गिराने के लिए आपको 8-9% पे जाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन ही नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बजट के सारे ऊपर जो बात हो रही थी वो यही थी कि ऑपोजिशन को मौका नहीं देना कि 10-12 दिन लगे रहे तो गवर्नमेंट की खिंचाई करे। जी सेठी साहब आप पता नहीं किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परवेज खटक का पाकिस्तान है, आज उन्होंने कौमी असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीर की। कहते हैं कि कहाँ है गुर्बत, किधर है, कहाँ है गुर्बत पाकिस्तान में, मेरे सूबे में आ जाएं, कोई गरीब नहीं है, मेरे सूबे में कोई कच्चा घर नहीं है, सारे पक्के घर हैं। और पहले लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, लोगों के पास अब गाड़ियां आ गई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं। ये मेरे साथ चले, कोई खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत नहीं है। तो अभी कोई खैबर पख्तूनख्वा से अगर लोग हमें देख रहे हैं और यकीनन हमें देख रहे हैं, तो वो जरा एक अदद दुआ कर ले परवेज खटक के लिए। जी देखिए भाई ये स्पीचेस होंगी ना इस किस्म की। खैबर पख्तूनख्वा के में तो मैं ये आपको बताता चलूं कि वहां पे जो कबायली जिला जात हैं, जो पहले साबिक फटा कहलाता था, वो पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में शुमार होता है और उसकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है। ये फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार बताते हैं। और इसी तरह जुनूबी केपी में भी ये जो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ये पिशावर वैली, मर्दान, इस तरह की जो अपकमिंग टाउन्स हैं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, डेरा इस्माइल खान हो, बाकी इस तरह के जिला जात जो है, वहां तो बिल्कुल गुर्बत है। और उसको आप बिल्कुल जो है, और मतलब वहां तो ये हालत है कि पिशावर यूनिवर्सिटी में के पास पैसे नहीं थे कि सैलरीज दे सके। उन्होंने लोगों को कहा कि आपको आधी सैलरी मिलेगी, खत लिख के, उसको भी बड़ा हंगामा हुआ। और जो है खुद गवर्नमेंट के पास सैलरीज का क्रंच है, और उधर जो पूरी एक मीडिया कैंपेन होती है कि जी केपी का बजट जो है वो बड़ा जबरदस्त आ गया है और सारे बजट बड़े जबरदस्त हैं, एक पूरी मुहिम चल रही है। खैर बहरहाल वो सब गवर्नमेंट्स करती हैं, हम वी कांट
blame them मतलब exclusively या single handedly. लेकिन फाइनल पॉइंट ये बताइए सेठी साहब के ये जो सूरत हाल है, इस तरह की पॉलिटिकल एक डेडलॉक है। ये देखिए, ये स्टोरी भी डॉन अखबार की स्टोरी है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टाफ को बेसिक पे जो है वो सिर्फ अगले हफ्ते बड़ी खुशहाली आई हुई है वहाँ। जी, मतलब ये फैक्ट्स हैं, ये इनके अपने सूबे का जिसका वो जिक्र कर रहे थे। नहीं, तो वो बहरहाल तनख्वाहों के लिए इसलिए पैसे नहीं है कि उनको तनख्वाह की जरूरत नहीं है, वो अमीर हो गए, उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं। ये भी एक खटक इज राइट। तो लॉजिकल बात तो यही है। तो ये सेठी साहब ये बताइए कि इसको अगर हम सम अप करें पूरी इस वक्त डोमेस्टिक सिचुएशन को, और जो सियासी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, वो सारों को लाना चाह रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि क्या वो कर पाएंगे? वो एक 24 तारीख को होनी थी, शेड्यूल थी, जी शहबाज चाहते थे, लेकिन और इस पे भी एतराज है, मौलाना भी नाराज हैं, वो सिंध चले गए हैं, और मौलाना को खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बिलावल के साथ जो गर्मजोशी है शहबाज शरीफ की, वो उनको अच्छी नहीं लगती। ये एमएलएन के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनको ये अच्छी नहीं लगती, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये मालूमात है। तो अब शायद जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो, क्योंकि 4 जुलाई को स्वात में जलसा है पीडीएम का, तो उसके बाद ही होगी। देखिए ना, जब ये एपीसी की बात चली थी, तो मेरा तजिया ये था कि ये शहबाज शरीफ और बिलावल की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ, क्योंकि पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी जा नहीं सकती, लॉस ऑफ फेस हो जाएगा और ना ही दावत है, तो किसी तरीके से पीडीएम को किसी और नाम से रिवाइव किया जाए, मगर एजेंडा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का हो, मरियम और नवाज शरीफ और मौलाना का एजेंडा ना हो। तो इसलिए एपीसी करके, और उसमें रीजन ये दिया गया कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर चाहेंगे कि सब लोग आए वहाँ, ताकि कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात है कि हाँ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की तो होनी चाहिए, मगर इसको एपीसी के प्लेटफॉर्म को किया जाए ताकि पीडीएम जो है वो नंबर ना लगाया जाए। तो पीडीएम ने तो आगे प्लान किया है ना जल्द से जुलूस वाला, जुलाई अगस्त। तो इनका ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ वो थोड़ा सा एजेंडा जो है उसको शिफ्ट करके एपीसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, मगर अब वहां भी आप देख ही रहे हैं जिस किस्म के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। उस एपीसी में अभी आप बता रहे हैं कि मौलाना ने इनकार कर दिया कि वो नहीं जाना चाह रहे, और हो सकता है और भी लोगों ने कहा हो कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, और वो अभी भी पीडीएम को रिवाइव करके और उसको ही चलाना चाह रहे हो। और जैसे मैं पहले कहा था, मैं अभी भी वही कहता हूँ, टॉक टॉक फाइट फाइट। शहबाज शरीफ साहब, आपने करना है कर ले, हम नहीं रोकते। आप कामयाब होंगे 100 सलाम, अगर कामयाब नहीं होंगे जूते हमने नहीं खाने, जूते आप ही खाइए। हमने अपना पीडीएम को बरकरार रखना है, हमने अगर नहीं है पीपल्स पार्टी ना सही, आप आए या ना आए डजंट मैटर, हमारे पास तो मरियम नवाज है और मौलाना है, इनके अलावा हमें एक्चुअली जरूरत किसकी है? स्पीकर्स की जरूरत है, मगर क्राउड पुलर तो यही दो हैं, मौलाना के लोग आते हैं और मरियम अपने लोग निकालती है। तो अल्लाह खैर सलाह, हम तो चलाएंगे जल्द से जल्द ताकि वो प्रेशर पॉइंट रहे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि एपीसी भी जो है वो भी अब कोई डेट नहीं दी जा रही, हालांकि पहले ये कहा गया था कि ये 24 को होगी। इसका मतलब है कि वो भी एक इनिशिएटिव जो है, वो गाड़ी जो है ना आगे किसी खड्डे में पड़ गई है और वहां से अब धक्का लगा के निकालना पड़ेगा उसको। मेरा पीडीएम की जो गाड़ी है, वो 3 पहिए पे चल तो रही है मगर रुक नहीं रही। वो रुकती भी है तो इंजन स्टार्ट रहता है, और वो 3 पहियों पे चल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। शहबाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव्स कभी इधर से कभी उधर से, बिलावल भुट्टो के इनिशिएटिव्स कभी इधर से कभी उधर से, मगर मौलाना मरियम वगैरह ये भरपूर हिमायत नहीं करेंगी। आएंगे, बैठेंगे, अपनी बात करेंगे, मगर ये नहीं कि कोई फुल फ्लेज्ड उसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे फील कि ये असली बात तो कुछ और है, ये तो सिर्फ टाइम गेन करने की बात है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम गेन की अच्छा, और ये मैं मज़ीद इसमें ये भी इज़ाफ़ा कर दूँ सेठी साहब कि ये आपने कहा कि पीडीएम को किसी और नाम से रिवाइव किया जाए, तो आपको ये एक फेलियर नहीं लग रहा ऑपोज़िशन की पॉलिटिक्स का इन जनरल? मतलब देखिए ना, हम बहुत बात होती है गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस की और नाअहली की, या गलत प्लानिंग जो हुई है, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पिट गया है। मगर ये साथ-साथ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है ये भी दे आर नॉट अप टू
दिस गेम, उनका भी जो जो डिविजन्स हैं, जो उनकी आपस की मतलब माइनर पॉइंट्स पर मेजर पॉइंट्स के ऊपर, दे हैव बीन अनएबल टू फोर्ज अ यूनाइटेड स्टैंड। तो आप इसको कब ये, और ये सियासी पार्टियों का बिल अमूम एक जनरल फेलियर भी तो है। रजा, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। जैसे ही इलेक्शन हुई थी उस वक्त नून लीग ने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की कि इंडिपेंडेंस को घेर के और पंजाब में हुकूमत बनाई जाए। हाँ, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे जस्ट बिफोर द इलेक्शन, तो इनफैक्ट नून लीग की वो क़यादत जो कि सॉफ्ट लाइन लेना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने तो लोग भी नहीं निकालने, पूरी निकाले ही थी लोग कि जाके खैर मकदम भी सही तरीके से वो। ये तो इल्जाम लगते हैं ना कि नून लीग के अंदर भी इस किस्म के इश्यूज है। तो अब बात यह है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट जो कि बहुत पावरफुल है, जब वो एक साइड पे हो जाती है और आंखें बंद करके हो जाती है और वो कहती है नो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या रहता है? क्योंकि सारे रियासत के इदारे जो है ना वो लाइन अप कर जाते हैं आइदर विद एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन लाइट लेके, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया होता है और प्रॉप अप किया होता है। तो अगर ये हाल है तो फिर आप सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर को एक ही कामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये कैसा सुप्रीम कोर्ट था, कैसे वो चीफ जस्टिस थे, क्या उनके ऊपर प्रेशर था या नहीं था जबकि उन्होंने ऐसे फैसले किए? यहाँ तक कि बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है। अब क्योंकि वो चले गए हैं तो बातें बताने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें हकीकत है या नहीं है, मगर लगती बड़ी अच्छी है। लोग जब सुनते हैं कहते हैं "अरे, गल है कोई"। फॉर एग्जाम्पल, एक साहब को ये कहा गया कि, ये कहने की बात है ना, एक साहब को ये कहा गया कि आपको प्रेसिडेंट बना देंगे, इनको छुट्टी कराए ना तो प्रेसिडेंट बना देंगे। एक साहब को कहा गया कि जुडिशरी की जो एज है वो 68 कर देंगे ताकि आपको 3 साल मिल जाए, एंड सो ऑन। और आखिर पे आके सॉरी सॉरी कर दिया, वो फिर फंस गए, दे हैड नो वे टू गो। मैं मतलब है कि वहां भी तो हालात जो है वो कोई छुपे हुए नहीं है। इन हालात के अंदर अगर आपको मैं बना दूं एक सेकंड के लिए, मरियम तो नहीं बना सकता, आपको नवाज शरीफ बना देता हूँ मैं, रजा। तो आप बताएं आप क्या करते हैं? हाँ, भाई आप बताएं ना क्या करते हैं आप? एक तरफ मुर्तजा सोलंकी जो कि जरदारी साहब बने हुए हैं इस वक्त, वो बैठे हुए, वो कहते हैं मेरी आप छुट्टी करा रहे हैं फनोर आइवरी। मैंने क्या गुस्ताखी की है? वो तो मेरे गले के ऊपर मेरे केसेस आए हुए हैं और मेरे पास थोड़ी सी एक हुकूमत रह गई है, वो भी आप मेरे से छीनना चाह रहे हैं। वो कल को तोड़ तोड़ के ये ना कर दें, वो ना कर दें। लेट मी लिव एंड फाइट अनदर डे। उधर तो मतलब ये है कि ये मजबूरियां भी तो है ना। एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। ऐसे नहीं है कि जी बड़े मौके थे और इन्होंने मौके गवा दिए। इनके साथ तो एक के बाद दूसरा हाथ हुआ, मौलाना के साथ हाथ हो गया। जब मौलाना अपने पूरे बंदे लेके आ गए थे लॉन्ग मार्च करके, तो मौलाना मतलब है कि खुद तो नहीं कहेंगे मगर मौलाना के लोग कहते हैं कि जी मौलाना को हाईएस्ट लेवल पे एश्योरेंस दी गई थी कि आप अब आए, लेके आए। और जब वो लेके आए उन्होंने कहा अच्छा आप जाए घर, तो उन्होंने कहा अब तो मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा आप जाए, मार्च में इसकी छुट्टी करा देंगे। उनके साथ भी हाथ हो गया। और भी शहबाज शरीफ साहब को पिछले साल, पिछले पिछले साल जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा, तो आपका क्या ख्याल है? क्यों गए, कैसे गए, क्या? तो वो तो उनको तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको लारी लपे दे के इधर से उधर से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, गुड कॉप बैड कॉप करके टाइम गेम कर दिया। 2 साल खींच गए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ये गेम्स खेल खेल के। तो वो जाए कहाँ? उनके पास सपोर्ट है, मगर वो सपोर्ट तो उस वक्त नजर आएगी ना जब इलेक्शन होगी। और इलेक्शन ही अगर वो रिग होगी तो फिर वे कैसे करेंगे ये? हाँ, तो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी इनकी बड़ी मजबूरियां हैं और बड़ी गनीमत है कि इसके बावजूद अभी भी ठक 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 लगे हुए हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि मीडिया भी जो है वो भी बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ हुआ है, हालांकि डरता है मगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है, और एंटी पीटीआई है जो उनके साथ हुआ है। तो हमदर्दियां जो है वो अपोजिशन के साथ हैं। इसी तरीके के साथ आवाम का जो वोट है वो भी इस वक्त, आवाम का वोट भी जो है वो भी नवाज शरीफ साहब और नून के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल वो है। अच्छा सेठी साहब, अभी एपीसी की हमने बात की कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म या सो कॉल्ड रिफॉर्म जो ला रहे हैं, जो बिल, तो हम अपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पिछले हफ्ते काफी इस पे गुफ्तगू करते रहे हैं। जो नया
बिल जो नया कानून कौमी असेंबली ने पास किया है, सेनेट में अभी जाना है उसने, और उसकी रूह से जो है पूरी एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से और जो है एक प्लानिंग ये दिखाई दे रही है कि किस तरह से अगला जो इलेक्शन है, वो उसको उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूटिव का या सिटिंग गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सके। चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, डीलिमिटेशन हो, नाज़रा का इंक्रीज़ रोल हो वगैरह-वगैरह, और इलेक्शन कमीशन ने खुद उसके ऊपर कहा है कि उसकी बहुत सी जो शिकें हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो आपको ये लग रहा है कि क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे को बैकिंग है एस्टेब्लिशमेंट की, और क्या ये मिलकर कामयाब हो जाएँगे या इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जो सिचुएशन है, क्योंकि कोई ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, तो अभी तक तो इमरान खान के साथ हैं। और अगर इमरान खान ये चाह रहा है कि अगली इलेक्शन भी उन्होंने ठीक तरीके से रीड करनी है और कामयाब होना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी तो कामयाब हो जाएँगे। कौन क्या करेगा? कौन-सी अदालत है उसको कहेगी ये गलत हुआ? तो फिर तो हो जाएगा। इसलिए ये सारे कानून जो है कानून साज़ी हो रही है। और बाबर साहब कहते हैं जी हम इसको तो वापस नहीं लेंगे वगैरह-वगैरह। और इसीलिए अब सारा का सारा जो फ़ोकस है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड ले लिए कि 72 अमेंडमेंट्स ये क्लॉजेज़ हैं जिसमें से ये अमेंड करने जा रहे हैं, जिसमें से 45 जो हैं वो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है या किसी और वजह से दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बात मैं आपको बता दूँ, ये जाएगी ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ना जाए। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोग फिसलते हैं, डज़न्ट मैटर, ये ऑपोज़िशन ही लेके जाएगी। और ये बिल्कुल बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर व्यूज़ होंगी। और मेरा अपना ये ख़्याल है कि इस किस्म के जो अमेंडमेंट्स ये करने जा रहे हैं, अगर ये कोई बिल जो है ये इट विल बी स्ट्रक डाउन। मैनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ दिस बिल विल बी स्ट्रक डाउन। ये किसी जितना मर्ज़ी कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो, ये नहीं हो सकेगा। और आप देखिएगा किसी न किसी स्टेज पे वकला तंजीमें भी खड़ी हो जाएंगी, बार्स भी खड़े हो जाएंगे और इसके ऊपर कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये बिल्कुल, काउंटर प्रेशर बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला मौज़ू है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू है। तोलो टीवी चैनल को, जहाँ पर उन्होंने एक तरफ तो ख़ैर वो जो उसमें तो कोई नई बात नहीं थी कि तालिबान को उन्होंने बड़ा डिफेंड किया और फ्यूचर का रोल जो उन्होंने वही देखा, वो तो ख़ैर कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। लेकिन एक सवाल के ऊपर वो बड़ी अड़ गए और बड़े वो परेशान हो गए जब उन्होंने कहा कि भई आप लोग जो हैं वो उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं, मार्टिर कहते हैं अंग्रेज़ी में, का लफ्ज़ उन्होंने, चूँकि अंग्रेज़ी में इंटरव्यू था। इमरान खान ने कहा कौमी असेंबली के इमरान फ्लोर खान पे। साहब ने जी, असेंबली के फ्लोर पे कहा था। तो उन्होंने जब ये पूछा तो उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ज़रा परेशान हो गए और उन्होंने कहा मैं फिर सोच-विचार के बाद उन्होंने कहा कि इसको पास कर दें, मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो लोग हैं, अगर हमारे लीडर्स ही उनको ये कहेंगे कि भई उसामा बिन लादेन शहीद हैं और वो कोई बहुत बड़े हीरो हैं, तो फिर प ज़ाहिर-सी बात है कौम भी वही चीज़ समझेगी। हालाँकि हकीकत उसके बरक्स है। बहरहाल आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्या ओसामा बिन लादेन शहीद हैं, सेठी साहब? बात ये है जी, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बताऊंगा क्या है सिचुएशन क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लीडर के खिलाफ तो जा नहीं सकते। जी, लीडर ने अगर कह दिया कि वो शहीद हैं तो वो शहीद हैं। अब सवाल ये पूछना चाहिए था इमरान खान को कि आप क्यों कहते हैं शहीद? मगर अभी तक मेरा ख्याल है वो भी आएगा वक्त, उनको भी पूछा जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी ने तो रिस्क नहीं ली कि मैं अब इसको क्या कहूँ। अगर मैं कहता हूँ कि शहीद हैं, तो अमेरिका बादशाह नाराज हो जाएगा। और आजकल तो हमें अमेरिका बादशाह और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की बड़ी सख्त जरूरत है। और सऊदी अरेबिया की बड़ी सख्त जरूरत है, हमारी सारी टिल्टी उस तरफ है। तो अगर हम मैं कह दूं ये शहीद है, तो मैं अगली दफा जहाँ जाऊंगा मेरी तो बिस्त हो जाएगी, हर जगह मेरी पतलून उतार देंगे मीडिया वाले और अमेरिकन इंटरनेशनल एकेडमिक्स जर्नलिस्ट। तो इसलिए ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर ये मैं कहूँ कि हाँ टेररिस्ट है, तो फिर क्या? अच्छा, अब वो फिर एक तो ये है कि इमरान खान साहब नाराज हो जाएंगे, भाई मैं कह रहा हूँ वो हीरो है और तुम कह रहे हो टेररिस्ट है। मगर इसके साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिससे मैं वापस इमरान खान के पास जाता हूँ। वो ये कि इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि वो शहीद। अच्छा, अब इमरान खान साहब अ, अगर उनको ये पूछा गया, मुझे पता है वो क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे, देखिए जी
तारीख में ऐसे ही हुआ है कि आज का जो मार्टर है वो कल का टेररिस्ट है, या कल आज का टेररिस्ट है कल का मार्टर है। और अब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको इंडिया टेररिस्ट कहता है, हम उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि आप किस माहौल में हैं, आपके अवाम क्या सोचती है और क्या उनके जहन में है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था सोवियत यूनियन को यहाँ से निकालने के लिए उस जिहाद में, और उसमें अमेरिका भी हमारे साथ था और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़े हीरो थे। मगर अब अगर आके उनके और अमेरिका के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हमारे लिए हीरो नहीं रहे, बिकॉज हमें तो खतरा था उस वक्त सोवियत यूनियन से। तो इसलिए हम तो यही समझते हैं कि वो हमारे मार्टर, तो वो इस किस्म के जवाब दे सकते हैं, जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ उन्होंने ऐसे जवाब क्यों नहीं दिया, या जब वक्त आएगा दे भी देंगे। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क के अंदर, ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये इसके ऊपर हो सकता है बहुत लोग मेरे से नाराज भी हो जाए। इस मुल्क के अंदर इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है और इतना इस्लामिज्म है, सियासी इस्लामिज्म, नॉट रिलीजियस बट सियासी इस्लामिज्म, जिसका काउंटर वहाँ इस्लामोफोबिया में होता है, कि यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट नहीं समझती। वो समझती है कि उनकी जो जिहाद थी पहले सोवियत यूनियन के साथ थी और उसके बाद अमेरिका के साथ के खिलाफ थी। और इसलिए इमरान खान अपनी कंस्टिट्यूंसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी ये कंस्टिट्यूंसी है, इसमें सिर्फ रिलीजियस लॉबी नहीं है, आम लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं, और पीटीआई के खसूसन मिडिल क्लास लोग, बिल्कुल 100%। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इसी किस्म के मसले हैं इस मुल्क के अंदर कि आप एक वक्त एक काम करते रहे, जैसे जिहादियों को आपने बनाया है हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर के अंदर, उस वक्त वो फ्रीडम फाइटर्स थे। जब वक्त आया कि आपके ऊपर FATF लग गई, तो आपने वो जिहादी टैब बंद करके तस्लीम कर लिया इनडायरेक्टली कि हाँ वो अब हम नहीं कर रहे, वो फ्रीडम फाइटर एक्चुअली वो मसला है, सारी दुनिया उनको टेररिस्ट समझती, चलो बंद ही कर दें। तो बेचारे हाफिज सईद साहब और अजब मसूद साहब वगैरह वगैरह, वो कहाँ गए? अब वो अदालतों में फिर रहे हैं, जेलें काट रहे हैं। तो रियासत के अपने इंटरेस्ट होते हैं। रियासत जब चाहे तो कह दे कि आसमान नीला है, वहां बादल गरज रहे हो, ये चीजें चलती हैं। ये यू टर्न जो होते हैं ना, ये सियासत में, रियल पॉलिटिक में ये चलते हैं। और आप कोई आदमी भी, कोई लीडर भी अपनी कंस्टिट्यूंसी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस मुल्क में बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, एंटी अमेरिकनिज्म की, एंटी वेस्टर्निज्म की, पॉलिटिकल इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। और इन दैट सेंस वो लोग जो कि वो समझते हैं वो लेड डाउन देयर लाइव्स फाइटिंग अमेरिकन इंपीरियलिज्म, तो इसको, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और सेठी साहब, आपने ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसकी रीजन क्या है, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी भी तो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। 70,000 पाकिस्तानी जाने गई हैं, सिविलियंस क्या, फौजी क्या, पुलिस वाले क्या, FC वाले क्या। तो ये उनके साथ भी तो, उनकी भी तो डिसरिस्पेक्ट है एक तरीके से। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज है ये इस्लामोफोबिया को फीड करती है। फिर मगरिब में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम इंतहा पसंद है, वो कहते हैं देखो देखो ये तो सारे मुसलमान जो हैं, इनका तो लीडर अब पांचवी बड़ी जो आबादी के हिसाब से मुल्क है और इस्लामिक वर्ल्ड का ये सोल न्यूक्लियर पावर है, उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तो शहीद है। तो ये फिर एक म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग, ये एक दूसरे को फीड करते हैं। तो मसला तो यहाँ पे आता है ना, अगर इमरान खान साहब हर वक्त इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, और भी हमारे लीडर्स करते हैं और उनके मिनिस्टर्स करते हैं, तो अगर हमने उसको रोकना है तो फिर हमें भी तो कुछ अपना बयानिया ठीक करना होगा। देखिए, ये इस्लामोफोबिया इज अ ग्लोबल फिनोमेनन। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन को आपने शहीद करार दे दिया। तो ये अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले क्या आया। ये एक सर्कल बन चुका है। इस्लामोफोबिया की डेवलपमेंट जो है ये रीसेंट नहीं है, इसके बीज बड़े पुराने हैं। जी, तारीख के अंदर आप खुद जानते हैं, फेयर ऑफ इस्लाम, हेट्रेड ऑफ इस्लाम, और एक सिविलाइजेशनल डायमेंशन भी है इसकी। और वो जब वक्त आता है वो बाहर उभरती है।
तो इसलिए फिर ये एक्शन रिएक्शन में हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप एक मॉडरेट कंट्री हो और दुनिया ये देखे कि यू आर अ मॉडरेट कंट्री, तो फिर शायद इसलिए इस्लामोफोबिक अटैक्स जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे ना हो, मगर होते हैं। आप देखें कितने कनाडा में जो हुआ। भी टेररिस्ट अटैक्स वहाँ जो हो रहे हैं, जिसे पता नहीं हम यहाँ टेररिस्ट कहते हैं कि नहीं, वो तो उसको टेररिस्ट कहते हैं। दे ऑल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक वर्शन, और उनमें गुस्सा भरा हुआ है। किसी को जायनिज्म के खिलाफ गुस्सा है, किसी को जूइश रेसिज्म के खिलाफ गुस्सा है, किसी को अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ गुस्सा है, एंड सो ऑन। तो ये इसके बड़े कॉम्प्लेक्स डायमेंशन हैं। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमने पाकिस्तान को बचा के रखना है, और हम ये कहते हैं कि हम, वो जॉन डन एक पोएट था, वो कहता था नो मैन इज एन आइलैंड, नो नेशन इज एन आइलैंड, नो मैन इज बिल्कुल एन आइलैंड। तो एक्चुअली नो नेशन इज एन आइलैंड नाउ, नो बिल्कुल। मैन इज एन आइलैंड, नो नेशन इज एन आइलैंड। ये ग्लोबल ऐसे है ये। तो हमें भी अब देखना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, ये हमने क्या क्या नहीं बंद किया जो कि पहले हम चलाते थे। और जिस दिन कोई FATF का धक्का जो है वो कहाँ ले आया है आपको, आपको कंपेल किया ना कि आपकी एटलीस्ट रियासत की पॉलिसीज जो है वो पीछे हटी है। आपकी आवाम जो है उसकी सोच में इतनी तब्दीली नहीं आई, मगर आपकी रियासत की जो सोच है वो मजबूरी तौर पे उनको पीछे हटना पड़ा। मगर अब देखिए ना, ये जिस तरीके से ये अब आवाम की ये ये जो जिस तरीके से अब पॉलिसीज बन रही हैं यहाँ, तो उसमें तो फिर यहाँ भी तो इनकरेज किया जा रहा है ना एक किस्म का रिवाइवल ऑफ इस्लाम। और इस्लाम में मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासी इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जो कि मजहब से आगे बढ़ के बात है। तो इसलिए यू आर राइट, हमें भी अपनी रुख को ठीक करना पड़ेगा। मगर देखिए, ये जो रुख है जिसमें आपकी आवाम जो सोचती है, ये तो पिछले 40 साल से ये चीज चल रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है। तो इसको आपका क्या ख्याल है? जस्ट बिकॉज रियासत एक दो पॉलिसीज एक मजबूरन एक टाइम पीरियड के लिए उसको तब्दील करती है, तो क्या आपका ख्याल है उनके अंदर की जो सोच है वो बदल चुकी है? नहीं। तो ये सब दुनिया भी इस बात को पहचानती है, तो इसको ये छुपा नहीं सकते आप। मगर आपका पॉइंट वाजे है कि हाँ बिल्कुल, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करना है तो देन वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो ये FATF है, ठीक है, और इससे ज्यादा भी आसमान सारा गिर जाएगा आपको, फिर बिल्कुल आप क्या करेंगे? बिल्कुल सेठी साहब, देखिए अभी कनाडा में एक बेचारे पाकिस्तानी खानदान पे एक 20 साला इंतहा पसंद ने उनको मार दिया, 4 लोग उनकी फैमिली के। और उसके ऊपर आपने देखा यहाँ भी बहुत हुई मजम्मत। और हमारे हमारे एक मतलब 90 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं दुनिया में, मगरिब में बहुत रहते हैं, अमेरिका में, यूरोप में। हमने उनका भी सोचना है, ये ग्लोबल विलेज है। बहरहाल हमारा वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। सोलंकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या हम इजाजत लें से हाँ, नाजरीन से? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेठी साहब ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यहाँ पर जो सियासी इस्लाम है और उसकी भी जो तख्लीक है उसमें रियासत का और हुकूमत का और इन तमाम फोर्सेस का, नेशनल इंटरनेशनल, उनका एक हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बहुत पर्सनल है। आज के दिन जब बेनज़ीर भुट्टो अगर जिंदा होती तो आज वो अपनी सालगिरह मना रही होती, 68वीं। और उनके ये बहुत इसके लिए मवाद मौजूद है कि उनकी शहादत में उसामा बिन लादेन बराह रास्त मुलविस थे, और उन्होंने जो तालिबान और दूसरे जो सुसाइड अटैकर्स थे उसमें उनका एक अहम किरदार था। साथ ही उनकी जो हुकूमत थी पहली, उनको आने से रोकने में भी यहाँ पर जो ऐसे एलिमेंट्स थे डीप स्टेट के, उनके साथ हमीद गुल के बारे में बहुत मशहूर है कि जी उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की, और जब आ गई तो उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद था उसको फाइनेंस किया उसामा बिन लादेन ने। तो ये तमाम चीजें जो है वो भूलने वाली नहीं है। फैटफ वगैरह जो है 24 तारीख को उसका ऐलान हो जाएगा। मेरी मालूमात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अभी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि खतरात वहाँ यूरोप में भी मंडला रहे हैं। शायद 2-3 दिन बाद शाह महमूद फिर जाकर कुछ तरले मिन्नत करेंगे कि हमें GSP+ जो है उससे महरूम ना करें। तो मसाइल
आपके खत्म नहीं हुए और यहाँ तक कि आपका IMF का प्रोग्राम जो है वो मौसल है गालिबन सितंबर तक। मैं बिल्कुल। सिर्फ 2 बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने वो जो सवाल पूछा था कि जी तालिबान जो थे उनके बारे में कि उनके खिलाफ जी, जो महाज नहीं बनाए या फिर फाइनली बनाया। बात यह कि जो पाकिस्तानी तालिबान थे वो एंटी पाकिस्तान रियासत थे। उन्होंने कभी भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो था या अमेरिका के खिलाफ जिहाद नहीं की थी, उन्होंने आपके खिलाफ जिहाद की थी। और उस वक़्त इमरान खान साहब उन्हें समझते थे कि ये बड़े अच्छे मुसलमान हैं, बेचारे मिसगाइडेड हैं, थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इनको पैसे-वैसे देने चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए। आपको याद होगा। और फिर जी, जब उनकी तरफ से एपीएस हुआ तो फिर जाके समझ आई कि नहीं, यहाँ कुछ हालात और ही हैं और ये मामला कुछ और है। इसी तरीके के साथ मोहतरमा की आपने बात की। देखिए, मोहतरमा के आने से पहले बैतुल्लाह मसूद ने अनाउंस कर दिया, तालिबान ने अनाउंस कर दिया था कि हम नहीं छोड़ेंगे मोहतरमा। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी, इसका डायरेक्ट लिंक है वो जो सवाल आपने पूछा कि शाह महमूद कुरैशी ने जवाब क्यों नहीं दिया? मोहतरमा ने जवाब दिया था। मोहतरमा ने ये कहा था कि मैं जा रही हूँ वापस और मैं जाके ये तालिबान जो है इनको खत्म करूँगी। ये दहशतगर्दी है, ये बिल्कुल पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा। उस वक़्त उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि ये अमेरिका को खुश कर रही हैं और इसलिए उनको खुश करने के लिए एक सेफ पैसेज ले रही है टू पाकिस्तान। और क्योंकि मुशर्रफ साहब जो थे वो फुटसी खेल रहे थे। एक तरफ तालिबान के साथ खेल रहे थे, एक तरफ अमेरिका के साथ खेल रहे थे और पैसे खींच रहे थे। तो मोहतरमा ने ये ऐलान कर दिया था कि मैं जाके इस चीज़ को बंद करूँगी, वी विल फाइट द तालिबान एंड दे आर टेररिस्ट। उन्होंने फिर उन लोगों ने हाथ बटाया और मोहतरमा को शहीद कर दिया। तो उन्होंने तो एक बहुत बड़ी इस पे प्राइस दी थी और आज हम घूम फिर के फिर वहीं आके खड़े हैं कि हमारी आपकी आज की जो हुकूमत है वो ये कहने से कतरा रही है कि उसामा बिन लादेन वाज अ टेररिस्ट, और उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। क्या उसकी वजह क्या है। तो इसलिए ये मुल्क उस वक़्त तक सही रास्ते पे नहीं आएगा जब जब तक आप अवाम के साथ उनको सच नहीं बोलेंगे, उनको बताएँगे नहीं कि आपके मसले क्या हैं। और ये जो रिग्ड इलेक्शंस और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स और ये इस किस्म के लोग आप ला के खड़े करेंगे जो इवेंचुअली अवाम से दूर हो जाते हैं। और तो ये बिल्कुल और आप इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। जी, थैंक यू सेठी साहब। मैं जाते-जाते बस इतनी बात ये कह दूँ कि ये बात ठीक है कि सियासी मजबूरियाँ हैं। आपने एंटी अमेरिकनिज़्म का ज़िक्र किया और इस्लामिज़्म, पॉलिटिकल इस्लाम का ज़िक्र किया। लेकिन अब यहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी जैसे ड्रामे दिखाने, ये तो एक बड़ी जो है कंसर्टेड स्टेट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है। इससे तो ये मामला नहीं ठीक होगा। अगर हमने मुल्क को सही, आपने कहा सच बोलेंगे, लोगों को सही राह दिखानी है, उनको गुमराह नहीं करनी। पिछली 3 हुकूमतों में कुछ टूटा-फूटा काम तो हुआ। मुशर्रफ ने भी उसका आगाज़ किया, पीपीपी ने भी उसको किया, किसी हद तक पीएमएलएन ने भी किया। लेकिन अब हमने वो आपने जो ब बात कही कि हम फिर पहिया घूम के वहीं आ सही गए कह रहे हैं, और बिल्कुल ये सही बड़ी कह रहे हैं। ट्रेजिक बात है। ये बड़ी बड़ी बिल्कुल सही कह अफ़सोसनाक, रहे हैं। हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों, उनके बच्चों के लिए ये एक सबसे बड़ा इस वक़्त अलमिया है कि वो दोबारा से हम इतने सालों की जो रियाज़त और काम है, उसको हमने ज़ाया कर दिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज का हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म और आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह कल शब 9 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।